वेलकम टू आलोक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। मैं इस बीच वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि खाली टाइम नहीं रहता था और तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब बनाऊंगा और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को लगभग आज कोशिश करूंगा कि एंड कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, पहले आप देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर कहीं लिखा हो तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करे क्या, ये किस पे बेस है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, देखिए नहीं, ये क्या है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब देखिए दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है। ठीक, कि इसमें ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही लिखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं लिखा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। लॉ ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक, एक सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें कुछ गैस के मालिक्यूल्स हैं। ठीक, तो इसकी इंटरनल एनर्जी अभी E1 है ना, इंटरनल एनर्जी E1 है। हम इस सिस्टम पे क्या किए? वर्क किए और क्या किए? हीट सप्लाई किए। जब वर्क और हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक, जब इसकी इंटरनल चेंज हो जाएगी तो क्या होगी? देखिए E1, जब E1 है, वर्क किए और हीट सप्लाई किए तो ये जुड़ जाएगा E1 प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होकर E2 हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए E1 को इधर ले जाइए। देखिए E2 माइनस E1 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ये E2 माइनस E1 क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे Q प्लस डब्ल्यू। ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम डेल्टा U से भी डिनोट करते हैं Q प्लस डब्ल्यू। तो कहीं भी लिखा है, एनसीईआरटी में डेल्टा U लिखा है, तो मैं डेल्टा E लिखूं या डेल्टा U लिखूं तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है, एक सिस्टम लेना है, ये सिस्टम में गैस होगी तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी ना, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे और हीट सप्लाई करेंगे तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब इंटरनल चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? हम ये ऐड कर दे E1 प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 डब्ल्यू प्लस क्यू डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है पहली। तो इसमें आप लोग क्या सीखें? जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहीं भी जिक्र हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, देखिए मैंने कुछ प्रॉपर साइन कन्वेंशन बताया था ना कि मतलब यूनिट कैसे यूज करेंगे। देखिए 1 लीटर ATM क्या होता है? 101.3 जूल ऐसे होता है ना। 1 लीटर ATM को कैसे निकालोगे, है ना? और यही सब जो ये ज़्यादा यूज होगा। 1 लीटर ATM कितना होता है? 101.3 जूल। ठीक, 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी क्या होता था? 4.2 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता था। और 1 जूल इक्वल टू क्या होता था? 10⁻7 अर्ग। 1 जूल क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। ये सब साइन का मतलब यूनिट है कि कैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लोगे? 1.6 इंटू 10⁻−17 जूल, है ना? तो इस तरह ये सब आपको याद होना चाहिए
मैंने इसको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस बार फिर से बता रहा हूँ कि अभी जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यूनिट हम किस में कैसे कन्वर्ट करें, लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बताते हैं। आइए, अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम क्या, कंक्लूजन ऑफ प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्लॉट लिखेंगे। ठीक, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन क्या है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैसेस के लिए हम देखेंगे। फॉर आइडियल गैसेस में किसके लिए, पहला हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या होगा, अब हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती थी। समझ गए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जीरो होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, अगर कोई ना जानता हो तो वहाँ जाके देख लेगा। वैसे मैं बता देता हूँ क्यों जीरो होती थी। ठीक, देखिए डेल्टा ई क्या होता था, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है। जब ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी जीरो होती है। हम जानते हैं डेल्टा ई का फार्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग जान गए, चले बहुत अच्छी बात है। या अगर आपको और अच्छे से जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो देखिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। समझ गए ना, या तो हम क्यू को इधर करें तो माइनस हो जाएगा, या तो वर्क को इधर करें तब माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा है, माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है। क्यू क्या होता था, प्लस क्यू, साइन कन्वेंशन आप लोग जानते होंगे। प्लस क्यू क्या होता था, प्लस क्यू तब होता था जब हम किसी सिस्टम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब माइनस डब्ल्यू क्या होता था, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस डब्ल्यू होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो प्लस डब्ल्यू होगा। इसको मैंने मतलब अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, यहाँ पे फिर बता रहा हूँ। आप लोग अगर पिछली वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक, एक सिस्टम है, इसमें कुछ गैस है, इसका क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। तो इसका मतलब ये होगा कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि प्लस क्यू है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो प्लस क्यू आएगा। माइनस डब्ल्यू क्यों है कि सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें यही लिखा है, देखिए हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ये इस केस के लिए है। ठीक, समझ गए ना, वही साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा क्वेश्चन में वगैरह वगैरह, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का केस होता है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए माइनस क्यू, हीट इवोल्व बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, प्लस क्यू, हीट इवोल्व बाय द सिस्टम, माइनस क्यू। ठीक, इसका मतलब क्या है, हीट इवोल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हीट इवोल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस वाले का केस ये है।
ठीक। तो आप लोग अगर साइन कन्वेंशन प्रॉपर तरीके से जानते हैं तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, आप लोग इसको समझ गए हैं तो हम आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसका हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जब वी कांस्टेंट है डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो हो जाता है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू और माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस क्यू। दो तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक, या तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू या माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस माइनस हम इस दोनों तरफ लगा दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, इसका मतलब यही होगा कि क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यही होता है जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा ई भी बढ़ेगा। तो यही मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यही लिखा है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी लिख सकते हो, वी का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो मैंने लिखा है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से आता है तो आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ ही जाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, माइनस क्यू क्या होता है, हीट इवोल्व बाय द सिस्टम, हीट इवोल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है ये वाले का, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवोल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल, यहाँ देखिए डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन के ऊपर है, साइन कन्वेंशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे देगा तो आप लोग अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस का क्वेश्चन है या आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन है। ठीक, तो एक और पॉइंट लिखा है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो पाथ फंक्शन क्या होता था, हमने बताया था कि क्यू और डब्ल्यू हीट और वर्क क्या होता था, पाथ फंक्शन होता था। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट जो होगा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब देखिए हमारा कंक्लूजन ऑफ फ्लॉट में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज होगा, कैसे पता करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है या नहीं, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है या नहीं। तो आप लोग एडियाबैटिक प्रोसेस तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। ठीक, इसमें क्या होता है, क्यू जीरो होता है, हीट जीरो होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम एक्ट्स एन एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए, एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम किस तरह वर्क करता है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था जिसमें ना वर्क होता है ना हीट सप्लाई होती है। ठीक, तो इसमें क्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। ठीक, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और माइनस डेल्टा ई इक्वल टू जाएगा माइनस डब्ल्यू। ठीक, तो बस इसमें भी वही साइन कन्वेंशन है, बस आप लोग जानते रहिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का में क्या होता है, ये कंडीशन याद रखिएगा। फिर उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दीजिएगा, फिर हमको साइन कन्वेंशन के हिसाब से जान जाना है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है,
देखिए ये क्या होता है, प्लस डब्ल्यू है ना, ये प्लस ई है, प्लस डेल्टा ई, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सिस्टम ले, ठीक, कोई सिस्टम ले, तो उस सिस्टम के ऊपर हम वर्क करें, कंप्रेस करें, उस सिस्टम को कंप्रेस करें। जब सिस्टम को हम कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी किसी सिस्टम को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही लिखा है, ये देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स व्हेन a gas is compressed adiabatically its internal energy increase। जब भी किसी भी गैस को सिस्टम में एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आप लोग को याद रखना है, दिमाग में सेव कर लेना है, ठीक, मेमोरी में। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो साइन कन्वेंशन हिसाब से आप लोग जान ही जाएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये देखिए वही है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब वही होगा। अब देखिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखिए हमने पाथ फंक्शन में क्या पढ़ा था, हीट और डब्ल्यू क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। जब भी वर्क एडियाबैटिकली प्रोसेस में आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये पाथ फंक्शन नहीं होगा, ये पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए हम लोग आते हैं क्या, साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होता है, ठीक। मान लो कोई चीज़ यहाँ से चला फिर यहीं आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है। तो इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक। तो क्या अप्लाई करें, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने जब स्टेट फंक्शन बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। हाँ, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, कुछ भी वाइस वर्सा। तो इसमें ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक। ये W माइनस डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ माइनस करो ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम। ये इसका है और ये इधर से कर लो, इसका है, ठीक। तो साइन कन्वेंशन का यहाँ पे वो था। अगर आपको साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन आता है तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक। अब देखिए मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि Q प्लस डब्ल्यू अगर साथ में लिखा हो तो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। Q और W क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। यार अगर Q W अलग अलग हो तो पाथ फंक्शन होता है, अगर Q प्लस डब्ल्यू साथ में लिखा हो, Q प्लस डब्ल्यू लिखा हो तो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, मैं आपको आगे और बताता हूँ। अब हम कंक्लूजन ऑफ फ्लूइड को मैं आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे, ठीक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग सोचिए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, ठीक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो Q होगा QP हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट QP हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP प्लस डब्ल्यू, ठीक। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम QP लिख रहे हैं, ठीक। QP किसी को अच्छे से ना दिख रहा हो तो ये ऐसे बना देता हूँ मैं, QP, ठीक। QP प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
क्यू पी, ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, डब्ल्यू फार्मूला होता है ना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर किसी को यहाँ भी ना समझ में आया हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखिए डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू पी प्लस माइनस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब समझ में आया? ठीक, तो इसमें क्या है डेल्टा इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। चलिए ठीक है, अब हम क्यू पी को इधर लाते, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये वाला समझ में आया? हम इसको इधर ला दिए, मतलब डेल्टा ई प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर दिए। ठीक, अब देखिए क्यू पी इक्वल टू डेल्टा ई को कैसे लिख सकते हैं, ई टू माइनस ई वन प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, आप लोग देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, बस देखते जाइए, अभी बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो आपको उस रिजल्ट को याद रखना है। ठीक, और मैं बता दे रहा हूँ कैसे वो आ रहा है। ठीक, क्यू पी इक्वल टू ई टी माइनस ई वन प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अब देखिए क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा ई टू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक, माइनस ई वन प्लस पी एक्सटर्नल। एक स्टेप और लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया। अब क्यू पी इक्वल टू ई टू माइनस ई वन प्लस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। डेल्टा वी को भी तो हम वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का चेंज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो वी टू माइनस वी वन। इसमें क्या होगा ई टू माइनस ई वन होगा, तो क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यही सब आएगा। ठीक, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H2, इसको हम लिखते हैं H1। तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 इक्वल टू क्यू पी। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम लोग लिखते थे ना डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया कि डेल्टा H हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आता कैसे है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बोर्ड वाले तो इसको मतलब अच्छे से डिराइव कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो डेल्टा इक्वल टू क्यू पी आ गया। ठीक, ये क्या होता है इंथैल्पी होता है, हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है इंथैल्पी होता है। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आप लोग को इंथैल्पी बताता हूँ। आइए देखते हैं इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी क्या होता है हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग बताए थे कि डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी का ये क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकली इट इज हीट कंटेन्ड इन द सिस्टम इन मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। जो भी सिस्टम में हीट कंटेन्ड होगी, सिस्टम में जो हीट होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे एंथैल्पी। दूसरा क्या है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। ठीक, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। देखिए इसका मतलब क्या है डेल्टा एच इक्वल टू इंटरनल एनर्जी पी डेल्टा वी, है ना, यही है इसका मतलब। ठीक, कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। अब देखिए अब हम एंथैल्पी निकालेंगे कि ये आइडियल गैसेस के लिए क्या होगी, एंथैल्पी आइडियल गैसेस के लिए क्या होगी, और रिएक्शंस के लिए क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये देखिए H इक्वल टू E प्लस पी वी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। ये रहा
आइडियल गैसेस। ठीक, आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू, अभी फार्मूला लिख दो, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन पीवी इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैसेस के लिए इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक, क्या लिखे, एन आर डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एक फार्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस ये क्या आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी। ठीक, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। डेल्टा ई का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं कि एन सी वी डेल्टा टी होता है। ठीक, अब देखिए डेल्टा एच एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी हो गया। अब देखिए डेल्टा एच इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, एन डेल्टा टी कॉमन है, तो हम एन डेल्टा टी कॉमन लेंगे, सी वी यहाँ बचा प्लस आर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरुआत में ही बताया था सी वी प्लस आर होता क्या है, सी वी प्लस क्या आर होता क्या है, सी पी होता है। ठीक, तो डेल्टा एच इक्वल टू एन डेल्टा टी सी पी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा ई क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, सी पी क्या होता है, एन मतलब कि डेल्टा ई क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। मैंने डेल्टा ई बताया था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए ना, तो आइडियल गैसेस के लिए आप लोग इसको जान गए हैं। अब हम इसको अब देखेंगे रिएक्शन के लिए क्या होता है। ठीक, रिएक्शंस के लिए, रिएक्शंस के लिए क्या होता है, पीटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसमें एक आएगा केमिकल रिएक्शन, एक आएगा फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, ये लिखेंगे। और फिजिकल रिएक्शंस के लिए क्या लिखेंगे, फिजिकल रिएक्शन मान लीजिए H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जाता है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये फार्मूला यूज होगा एंथैल्पी निकालने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए बी H2O सॉलिड से डायरेक्ट H2O गैस में जाता है, या H2O लिक्विड से डायरेक्ट H2O गैस में जाता है, तो इसके लिए फार्मूला होगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, तो देखिए एंथैल्पी आप लोग समझ गए हैं। आइडियल गैसेस में एंथैल्पी का फार्मूला क्या यूज करना है, केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी का फार्मूला क्या यूज करना है, आप लोग जान ही गए हैं। तो जब आप लोग जान गए हो तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगी। आइए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग इसको पढ़िए, ठीक, इसको नोट भी करिए, पढ़िए भी, और थोड़ा इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि मैंने जो अभी पढ़ा है वो इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, सर ने क्या बताया है, और इस क्वेश्चन में क्या कैसे यूज हो रहा है, मेरा पढ़ना सार्थक हुआ या नहीं हुआ। सार्थक जानते हैं ना, हाँ चलिए ठीक है, हिंदी वर्ड है सार्थक, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि मैं टाइम वेस्ट किया। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइम वेस्ट किया या पढ़ा अच्छे से। ठीक, तो देखिए मैं इसको लगाता हूँ, इसमें क्या लिखा है। इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होता है। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस, एब्जॉर्ब 900 कैलोरी मतलब 900 कैलोरी ऑफ हीट, देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इफ। पहला केस क्या है, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा क्या है, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए सिंपल सा हमारा फंडा है कि पहले इसमें हम गिवन क्या है,
गिवन क्या है उसको लिखते हैं। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या होता है? मंडा। मंडा जानते हैं क्या होता है? मलयालम में दिमाग को मंडा कहते हैं। हम लोग एक किस्म केरल के थे, वो दिमाग को मंडा बोलते थे कि मंडा लगाइए, मंडा। तो इसका मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। ठीक, तो इसमें दिमाग लगाइए कि गिवन क्या है। तो आप देखिए गिवन क्या है, इसमें हम देखते हैं गिवन। गिवन क्या है? 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस कितनी है? 1 मोल है। चलिए ठीक। टी इनिशियल कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। बिना सोचे समझे हमको केल्विन में बदल लेना है सेल्सियस को। ठीक, तुरंत। अब देखिए हीट कितना दिया है? क्यू 900 कैलोरी। ठीक, ये गिवन पता चल गया। ये गिवन हो गया। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन हमने इतना, अब इधर फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल पूछा है। तो हमको फाइनल टेम्परेचर पूछना है। पहला केस क्या है हमारा? हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने क्या बताया था? डेल्टा ई। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा ई। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेल्टा एच होता है। तो हमारा पहला केस क्या लगेगा? डेल्टा ई लगेगा। डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या होगा? NCV डेल्टा टी। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा ई। तो जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए हीट सप्लाई में, तुरंत डेल्टा ई का फार्मूला लगा लेना। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है? 900 डिग्री सेल्सियस, 900 कैलोरी। तो 900 इक्वल टू ये n है। ठीक, ये CV का फार्मूला क्या होता है? F/2R। ये TF माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक, ये आ गया। चलिए ठीक है। एफ क्या होता था? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था। मैंने बताया था कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ठीक, समझ गया ना? तो 900, ये कितना दिया है? हीलियम गैस 1 मोल, ये नंबर ऑफ मोल है n। तो 1 इंटू एफ कितना? 3/2। आर कितना होगा? 900 कैलोरी में ना, तो आर कैलोरी में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। टी एफ नहीं पता, टी एफ पता करना है। टी इनिशियल कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करिए। ये किया 2 से 2 साफ मतलब कट गया। तो 900 डिग्री सेल्सियस 3 टी एफ माइनस 300। ठीक, तो 900 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टी एफ माइनस 900। तो इधर जाएगा 3 टी एफ इक्वल टू 1800। टी एफ इक्वल टू 1800/3। ये कितना आ जाएगा? 600 केल्विन। बहुत आसान है। अगर आप फार्मूला जान गए, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया भी है। ठीक, तो ये हो गया ना। आप इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए पॉज करके। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक, चलिए ठीक है, साफ कर देता हूँ। अब देखिए हमारा दूसरा केस क्या है? बी, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको क्या बताया था? एंथैल्पी होता है। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? एंथैल्पी होता है। तो डेल्टा एच क्या होता है फार्मूला? NCP डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एच क्या होता है? NCP डेल्टा टी। चलिए ठीक है। हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया है? 900 कैलोरी। तो यहाँ पे 900 लिखते हैं। n कितना दिया है? n लिख देते हैं पहले। F/2 F/2 प्लस 1 R टी एफ माइनस टी इनिशियल। ठीक, तो ये देखिए 900, n कितना है? 1 इंटू एफ कितना है? 3/2 प्लस 1 R कितना है? 2 टी एफ माइनस टी इनिशियल। ठीक, तब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा? 2 3 2 इंटू 2 टी एफ माइनस टी इनिशियल 1 900 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/2 इंटू 2 टी एफ माइनस 300 ना, टी इनिशियल 300 ना। हाँ, तो ये 2 से 2 साफ हो गया। ठीक, ये हो गया। चलिए ठीक है,
900 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 TF माइनस 1500। ठीक, पहले 300 करो यार, मैं अंदर ही सब कर दिया। ठीक, 900 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 TF इक्वल माइनस 1500। ठीक, 5 TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा जुड़ जाएगा ना, 0 0 9 5 14 1 1, तो इतना ही आएगा ना। 1500 में 900 जोड़ो यार, 0 0 9 5 14 4 4 1 1 2 2400 हुआ। ठीक, तो TF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 अपन 5 काट दो इसको, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 0, 480 केल्विन। ठीक, तो ये बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। कोई इसको समझ नहीं पाता या कोई इसको समझा नहीं पाता, है ना, तो यहाँ पे मेरे साथ आप लोग समझेंगे भी और मैं समझाऊंगा भी, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। हम इसका अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। पहले आप लोग इसको नोट करिए, क्वेश्चन करिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखते ही कर लेंगे आप, अगर मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहें तो। ठीक है, फिर थैंक यू।